तो कल आइसोमॉर्फिज्म ऑफ वेक्टर स्पेस डिफाइंड किया था। आइसोमॉर्फिज्म ऑफ वेक्टर स्पेस क्या होता है, क्या बताए थे? आइसोमॉर्फिज्म ऑफ वेक्टर स्पेस, हाँ यू और भी दो फील्ड एफ पर वेक्टर स्पेस हैं और यू से भी के बीच में एक मैपिंग एफ हो, तो वह 1 1 हो, ऑन टू हो और होमोमॉर्फ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो, एफ को कहते हैं आइसोमॉर्फिज्म। ठीक है। और कल ये बताए थे कि u और v एक थ्योरम बताए थे कि u और v फील्ड एफ पर दो वेक्टर स्पेस हों तो u और v के बीच में एक मैपिंग आइसोमॉर्फिज्म होगी यदि और केवल यदि u की डायमेंशन बराबर v की डायमेंशन, u की डायमेंशन बराबर v की डायमेंशन। तो नेसेसरी कंडीशन में हम ये लेकर चले थे कि डायमेंशन ऑफ u बराबर डायमेंशन ऑफ v, ये मान कर चले थे इज इक्वल टू n। तो हम ये सिद्ध करने वाले हैं कि u और v के बीच में एक मैपिंग आइसोमॉर्फिज्म टाइप की है। तो u से v के बीच में एक मैपिंग आइसोमॉर्फिज्म टाइप की है। तो जो मैपिंग हम डिफाइंड किए थे u से v में, उस मैपिंग को हम दिखा चुके हैं कि f 1 1 है, ऑन टू है। अब इस मैपिंग f को हम दिखाएंगे कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तब ये मैपिंग f कहलाएगी आइसोमॉर्फिज्म। क्या कहलाएगी? आइसोमॉर्फिज्म। तो ये मैपिंग को आइसोमॉर्फिज्म प्रूव करने के लिए दो चीज़ें दिखा चुके थे लास्ट लेक्चर में। अब आज दिखाने वाले हैं कि f एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, इसको दिखाते हैं। ठीक है। तो f इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। लिखो तीसरा पार्ट, f इज 1 1 दिखा चुके थे, f इज होमो ऑन टू दिखा चुके थे। अब f इज क्या दिखाना है? f इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। f क्या है? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? रेखीय रूपांतरण है। f क्या है? एक रेखीय रूपांतरण है। तो f को रेखीय रूपांतरण प्रूव करने के लिए क्या आप जब दिखाते हो आप कि जैसे आपके पास अल्फ़ा और बीटा दो एलिमेंट हों, क्या दिखाते हैं? जैसे मान लो अल्फ़ा और बीटा आपके पास दो एलिमेंट हों, फील्ड के दो एलिमेंट ले लो। ठीक है। ए अल्फ़ा और बी बीटा में क्या लगाओ? f लगाओ, तो क्या आना चाहिए? a इंटू एफ अल्फ़ा और b इंटू क्या आना चाहिए? f बीटा। तभी f को लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हम कहते हैं, है ना। तो यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा किसके एलिमेंट हम लेते हैं? u के। ठीक है। और a और b किसके एलिमेंट लेंगे? फील्ड के। और a अल्फ़ा b बीटा में f लगा के देखेंगे, यदि हम ये प्राप्त करने में कामयाब हो गए तो मैपिंग f कहलाएगी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है ना। तो अल्फ़ा जब क्या है तो यहाँ पे क्या लेंगे? लेट अल्फ़ा एंड बीटा, अल्फ़ा कामा बीटा बिलोंग इन यू। ठीक है। तो अल्फ़ा का असली रूप क्या होगा? एस के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखा जा सकेगा। तो a1 अल्फ़ा 1 a2 अल्फ़ा 2 प्लस डैश डैश क्या होगा? an अल्फ़ा n। ठीक है। और बीटा भी क्या होगा? u के बेसिस के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखा जा सकेगा। तो इसको लिखेंगे b1 अल्फ़ा 1 b2 अल्फ़ा 2 प्लस डैश डैश क्या लिखेंगे? bn अल्फ़ा n। ठीक है। देन वी सी दैट, तब हम देखते हैं, क्या देखते हैं? a अल्फ़ा और b बीटा में क्या लगा के देखते हैं? f लगा के देखते हैं। क्यों f लगा के देखते हैं? हमारा मकसद ये है कि ये f को कहाँ ले जाएं? a और अल्फ़ा के बीच और b और f बीटा के बीच में f आ जाता है तो f लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहलाएगा। इसलिए इस पर हम विचार कर रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे देखो f तो लिखबे करोगे, a लिख दो, a के बाद अल्फ़ा का फुल फॉर्म पूरा नाम लिखो, a1 अल्फ़ा 1 a2 अल्फ़ा 2 डैश डैश an अल्फ़ा n। b लिखो और बीटा का पूरा नाम लिखो, b1 बीटा 1 b2 बीटा 2 डैश डैश क्या? bn और बीटा n, ऐसे। ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा? f a का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, a1 अल्फ़ा 1 a2 अल्फ़ा 2 प्लस डैश डैश an अल्फ़ा n, ये हुआ। इसमें b का अंदर मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा? b1 बीटा 1 b2 बीटा 2 प्लस डैश डैश bn, ये बीटा n, ये हुआ। इसी को हम क्या लिख सकते हैं? f। ठीक है। बीटा 1 ये थोड़ी है, अल्फ़ा 1 ना था, गलत लिख दिए ना।
ये अल्फ़ा 1 ही था यहाँ, अल्फ़ा 2 डैश डैश अल्फ़ा n, ये देखो ये लिखा है, तो ये लिख दोगे अल्फ़ा 2 डैश डैश अल्फ़ा n ऐसे, ठीक है ना। इसी को हम ऐसा लिख सकते हैं, इसका पहला पद इसका पहला पद, ये क्या होगा a1 अल्फ़ा 1 b1 अल्फ़ा 1 a2 अल्फ़ा 2 b2 अल्फ़ा 2 डैश डैश क्या होगा an अल्फ़ा n और bn अल्फ़ा n ऐसे। यहाँ पे देखो a1 प्लस b1 होगा अल्फ़ा 1 a2 प्लस b2 अल्फ़ा 2 प्लस डैश डैश an प्लस bn अल्फ़ा n ऐसे, ठीक है। तो एफ की परिभाषा लगाओगे तो क्या होगा, नहीं हाँ, इन दोनों से अल्फ़ा 1 दोनों में ना है, इन दोनों में अल्फ़ा 2 है, इन दोनों में अल्फ़ा n है ऐसे। एफ की परिभाषा क्या थी, एफ को इस प्रकार से परिभाषित किए थे a1 अल्फ़ा 1 a2 अल्फ़ा 2 डैश डैश an अल्फ़ा n में जब एफ लगाए थे तो क्या आया था a1 बीटा 1 a2 बीटा 2 प्लस डैश डैश an बीटा n, इस प्रकार से डिफाइंड किए थे कल, ये ना थी एफ की परिभाषा। तो जब इस एलिमेंट में एफ की परिभाषा लगाने से क्या होता है, अल्फ़ा 1 किस में बदलता है बीटा 1 में, अल्फ़ा 2 किस में बदलता है बीटा 2 में, अल्फ़ा n किस में बदलता है बीटा n में। जब एफ हटता है तो यहाँ पे अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा n के स्थान पे बीटा 1 बीटा 2 बीटा n लिखते हैं। तो यहाँ एफ लगा ना है अभी, तो एफ हटाएंगे तो क्या होगा एफ की परिभाषा से, यहाँ पे हो जाएगा बीटा 1, यहाँ क्या हो जाएगा बीटा 2, यहाँ बीटा n, ये नहीं बदलेंगे। देखो यहाँ पे a1 a2 an यहाँ भी है, a1 a2 an यहाँ भी है, बदला क्या है सिर्फ है अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा n बदल गया है बीटा 1 बीटा 2 बीटा n में जब एफ की परिभाषा लगाते हैं। तो एफ की परिभाषा जब लगाओगे तो क्या आएगा a1 और b1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा बीटा 1 a2 b2, ये क्या होगा बीटा 2 डैश डैश क्या लिखेंगे an और bn, ये क्या होगा बीटा n, ये हुआ। इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो इसको लिख सकते हैं ऐसे a1 बीटा 1 a2 बीटा 2 डैश डैश an बीटा n, फिर प्लस b1 बीटा 1 b2 बीटा 2 डैश डैश bn बीटा n, ठीक है। इन सब से कॉमन लेंगे a, तो क्या बचा a1 बीटा 1 a2 बीटा 2 डैश डैश an बीटा n ऐसे। b कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा b1 बीटा 1 b2 बीटा 2 डैश डैश bn ए बीटा n, ये आ गया, ठीक है। अब ये देखो ये किसकी वैल्यू है a1 बीटा 1 a2 बीटा 2 an बीटा n किसकी वैल्यू है, देखो ये देखो इसकी एफ है a1 अल्फ़ा 1 a2 अल्फ़ा 2 an अल्फ़ा n की वैल्यू है। इसके स्थान पे ये एफ के साथ लिखोगे, है ना। तो क्या लिख दें a इंटू एफ a1 अल्फ़ा 1 a2 अल्फ़ा 2 और डैश डैश an अल्फ़ा n, ये b लिखोगे, इसके स्थान पे क्या लिखोगे एफ b1 अल्फ़ा 1 b2 अल्फ़ा 2 डैश डैश bn अल्फ़ा n लिख देंगे, ठीक है। अब बात हो गया, देखो इसी को अल्फ़ा कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं इसी को a एफ अल्फ़ा, और ये क्या है b और ये एफ बीटा। तो बात हो गया एफ है a अल्फ़ा और b बीटा में जब एफ लगाए तो क्या आया a इंटू एफ अल्फ़ा और b इंटू एफ बीटा। इट मीन्स एफ इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, इट मीन्स एफ यू से भी में क्या है इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन
लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, एफ इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, एफ इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, इतना लिखे। अब तो एफ क्या है, यू से भी में 1 1 हो गया, ऑन टू हो गया और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। तो एफ क्या होगा यू से भी में, आइसोमॉर्फिज्म। तो क्या लिखोगे, सिंस चूँकि, सिंस का मतलब चूँकि एफ यू से भी में इज 1 1 ऑन टू एकाएकी आच्छादक एंड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज 1 1 ऑन टू एंड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो इम्प्लाइज एफ क्या हो गया यू से भी में, इज ए आइसोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म। ठीक है, और जब ये आइसोमॉर्फिज्म है तो यू और भी आइसोमॉर्फिक हो गए। तो इम्प्लाइज क्या होगा, यू आइसोमॉर्फिक है भी के, यू आइसोमॉर्फिक हुआ भी के। हेंस कंडीशन इज नेसेसरी, अतः प्रतिबंध आवश्यक है। हेंस कंडीशन इज नेसेसरी, अतः प्रतिबंध आवश्यक है, अतः प्रतिबंध आवश्यक है, अतः प्रतिबंध आवश्यक है। अब क्या दिखाएंगे, सफिशिएंट कंडीशन, पर्याप्त प्रतिबंध। क्या दिखाएंगे, सफिशिएंट कंडीशन। तो देखो यहाँ पे सफिशिएंट कंडीशन, सफिशिएंट कंडीशन में क्या लिखेंगे, पर्याप्त, पर्याप्त प्रतिबंध, पर्याप्त प्रतिबंध। तो पर्याप्त प्रतिबंध में क्या लेकर चलेंगे, क्या लेकर चलेंगे, ये इसको इक्वल लेकर चलेंगे और दिखाएंगे कि यू और भी की डायमेंशन सेम है, यू और भी की डायमेंशन क्या है, सेम है। ठीक है, तो लेट यू आइसोमॉर्फिक है भी के, लेट यू आइसोमॉर्फिक है किसके, भी के। जब यू भी के आइसोमॉर्फिक है तो आपको क्या प्रूव करना है, देन वी हैव टू शो दैट, देन वी हैव टू प्रूव दैट, देन वी हैव टू प्रूव दैट। तब हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, कि डायमेंशन ऑफ यू इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ भी, डायमेंशन ऑफ यू इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ भी। दोनों की बीमा समान है, दोनों की बीमा क्या है, समान है। यू को भी की आइसोमॉर्फिक मानकर चले हैं तो सिद्ध करने के दोनों की डायमेंशन सेम है, दोनों की डायमेंशन सेम है। ठीक है, तो जब दोनों की डायमेंशन सेम प्रूव करना है तो क्या करें, लेट डायमेंशन ऑफ यू इज इक्वल टू एन। मान लेते हैं कि यू की डायमेंशन क्या है, यू की डायमेंशन क्या है, एन है। तो जब यू की डायमेंशन किसे कहते हैं, डायमेंशन की डेफिनेशन क्या है, किसी वेक्टर स्पेस के बेसिस में एलिमेंट की संख्या डायमेंशन कहलाती है। तो डायमेंशन ऑफ यू इज इक्वल टू एन माने हैं तो इसका मतलब यू के बेसिस में एलिमेंट की संख्या क्या होगी, क्या होगी, एन। किसी भी वेक्टर स्पेस के बेसिस में एलिमेंट की संख्या क्या कहलाती है, उस वेक्टर स्पेस की डायमेंशन, डायमेंशन कहलाती है। तो जब डायमेंशन ऑफ यू इज इक्वल टू एन माने हैं तो यू का जो बेसिस होगा, मान लो यस है, तो उसमें एलिमेंट की संख्या कितनी होगी, एन। मान लेते हैं अल्फा 1 अल्फा 2 डैश डैश अल्फा एन। ठीक है, देन नंबर ऑफ एलिमेंट इन बेसिस ऑफ यू, देन नंबर ऑफ एलिमेंट इन बेसिस ऑफ यू इज एन। तब यू के बेसिस में एलिमेंट की संख्या क्या होगी, एन। लेट मान लेते हैं कि एस इज इक्वल टू अल्फा 1 अल्फा 2 डैश डैश अल्फा एन इज ए बेसिस ऑफ यू। मान लेते हैं कि अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा एन एलिमेंट का कलेक्शन, जिसको हम एस से डिनोट किए हैं, ये क्या है, यू का बेसिस है। ठीक है, यू का बेसिस है। ठीक है, यू का बेसिस है।
तो जब ये अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा एन यू का बेसिस है, तो ये तो आपको कन्फर्म पता है कि यू और भी आइसोमार्फिक हैं। तो जब यू और भी आइसोमार्फिक हैं तो निश्चित रूप से यू से भी के बीच में एक मैपिंग ऐसी रही होगी जो 1-1 ऑनटू और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन रही होगी, ठीक है, तभी तो आइसोमार्फिक होगा, ठीक है। तो जब एक मैपिंग रही होगी तो इसका मतलब ये हुआ कि 1-1 भी रहा होगा, यानी यू का हर एक एलिमेंट यू के डिफरेंट एलिमेंट भी के डिफरेंट एलिमेंट से रिलेटेड रहे होंगे, और भी का हर एक एलिमेंट यू के किसी न किसी एलिमेंट से रिलेटेड रहा होगा, और साथ ही वह मैपिंग लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन रही होगी। तो यदि जब यू से भी के बीच यू और भी आइसोमार्फिक हैं तो निश्चित रूप से अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा एन में एफ फंक्शन लगाएंगे, एफ अल्फ़ा 1 एफ अल्फ़ा 2 एफ अल्फ़ा एन जो एलिमेंट आएगा वे उनका कलेक्शन को S1 मान लें तो निश्चित रूप से वे क्या होगा, भी का एक नॉन एम्प्टी सबसेट होगा, ठीक है। अभी समझ लो अच्छे से। तो यहाँ पे यदि हम अल्फ़ा 1 में एफ लगा दें, अल्फ़ा 2 में एफ लगा दें, तो अल्फ़ा एन में एफ लगा दें, तो ये एक सेट बन जाएगा, और ये सेट का नाम S1 रख लेते हैं। और ये किसका सबसेट होगा, भी का। इसका सबसेट होगा भी का, क्योंकि यू से भी के बीच में आइसोमॉर्फिज्म मैपिंग है। तो जब आइसोमॉर्फिज्म मैपिंग है तो मान लेते हो मैपिंग एफ है, तो मैपिंग क्या है, एफ है। तो एफ जब आइसोमॉर्फिज्म है तो क्या होगा, एफ 1-1 भी होगा, ऑन-टू भी होगा, और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी होगा। तो इसका मतलब भिन्न भिन्न एलिमेंट का इमेज भिन्न भिन्न होगा, तभी ना 1-1 कहलाएगा। तो यहाँ पे अल्फ़ा 1 का इमेज एफ अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2 का इमेज एफ अल्फ़ा 2, अल्फ़ा एन का इमेज एफ अल्फ़ा एन। तो जो ये एलिमेंट होंगे एफ लगाने के बाद जो प्राप्त हुए हैं वे किसके एलिमेंट कहलाएंगे, भी के, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे एफ एक्स इज इक्वल टू आपके पास है, एफ एक्स इज इक्वल टू आपके पास है S², ठीक है। सुन लो यहाँ पे, तो एस के स्थान एक रखेंगे तो क्या हुआ, 1 का स्क्वायर, 2 में एफ लगाएंगे तो 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ठीक है। अब मान लेते हैं कि यू के एलिमेंट क्या हैं, यू के एलिमेंट है 1 2 3, अब भी के एलिमेंट क्या आएंगे, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो क्या होगा 149, ठीक है। तो यहाँ पे 149, यहाँ 16 25 बहुत सारे एलिमेंट होंगे, लेकिन ये 149 क्या होगा, 149 एक सबसेट हुआ, उप समुच्चय हुआ भी का, क्या हुआ, उप समुच्चय, ठीक है। तो ये एक सबसेट होगा, तो इसका नाम हम S1 रख लेते हैं। तो वही लिखा गया एफ अल्फ़ा 1 एफ अल्फ़ा 2 एफ अल्फ़ा 1 का एक जो सेट है उसको हम क्या रख लिए, S1। तो ये S1 सबसेट होगा, उप समुच्चय होगा, किसका, भी का उप समुच्चय होगा, ठीक है। तो भी का कोई उप समुच्चय, ठीक है, क्या कहलाएगा, भी का बेसिस बनेगा, ठीक है। तो S1 को यदि हम प्रूफ कर दें कि S1 क्या है, भी का बेसिस है, तो इसमें भी एलिमेंट की संख्या n है, इसमें भी एलिमेंट की संख्या क्या है, n है। तो हम S1 को क्या प्रूफ करने वाले हैं कि S1 भी का बेसिस है, और यदि S1 भी का बेसिस हो गया, इसमें एलिमेंट की संख्या n है, तो भी की डायमेंशन भी क्या हो जाएगी, n, और u की डायमेंशन n तो हम मानकर ही चले हैं, तो दोनों की डायमेंशन क्या हो जाएगी, सेम। तो डायमेंशन ऑफ u इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ v। तो यदि हम S1 को हम क्या प्रूफ करेंगे, तो बेसिस है, तो बेसिस प्रूफ करने का क्या तरीका है, बेसिस प्रूफ करने का ये तरीका है कि इसके वेक्टर लीनियर इंडिपेंडेंट हैं, और दूसरा ये दिखाना है कि v का ईच एलिमेंट S1 के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट है, अर्थात S1 का हर एक अवयव, ठीक है, यानी v का हर एक अवयव S1 के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में एक घात संचय के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है ना। अर्थात इसके वेक्टर रैखिकता स्वतंत्र हैं और v का हर एक एलिमेंट इसके घात संचय के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, ठीक है। तो इंग्लिश में क्या बोलते हैं कि उसके वेक्टर लीनियर इंडिपेंडेंट हैं और v का ईच एलिमेंट s के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखा जा सकता है, ठीक है। तो हम यही दो चीज़ दिखाने वाले हैं कि S1 के वेक्टर लीनियर इंडिपेंडेंट हैं, और दूसरा क्या दिखाने वाले हैं कि v का हर एक एलिमेंट S1 के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखा जा सकता है, ठीक है। तो क्या लिखोगे, बेसिस ऑफ u, तो लेट S1 इज इक्वल टू एफ अल्फ़ा 1 एफ अल्फ़ा 2 एफ अल्फ़ा n इज ए सबसेट ऑफ, इज ए सबसेट, इज ए सबसेट ऑफ v, इज सबसेट ऑफ v। नाउ वी हैव टू शो दैट, नाउ वी हैव टू प्रूव दैट, नाउ वी हैव, अब हमें प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव दैट S1 इज बेसिस ऑफ v,
S1 इज बेसिस ऑफ V। टू प्रूव S1 इज बेसिस ऑफ V। S1 को V का बेसिस सिद्ध करने के लिए वी हैव टू शो दैट, हमें दिखाना होगा, वी हैव टू शो दैट, हमें दिखाना होगा, क्या दिखाना होगा, ये दिखाना होगा कि वेक्टर ऑफ S1 इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, वेक्टर ऑफ S1 इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, S1 के सदिश रैखिकता स्वतंत्र हैं, S1 के सदिश रैखिकता स्वतंत्र हैं, ठीक है। और दूसरा क्या दिखाएंगे बी नंबर में, लीनियर स्पान ऑफ S1 इज इक्वल टू V, लीनियर स्पान ऑफ S1 इज इक्वल टू V, अर्थात V का ईच एलिमेंट S1 के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट है, अर्थात ईच एलिमेंट ऑफ EACH, ईच एलिमेंट ऑफ V, ईच एलिमेंट ऑफ V कैन बी written as a linear combination of element of S1 के वेक्टर के लीनियर या S1 की एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर ऑफ S1, वेक्टर्स ऑफ S1, ठीक है। V का प्रत्येक अवयव S के अवयव के एक घात संचय के रूप में व्यक्त है, अर्थात V का प्रत्येक अवयव S1 के सदिशों के एक घात संचय के रूप में, एक घात संचय के रूप में व्यक्त है, क्योंकि इसका बार बार यूज करेंगे तो दोनों चीज़ बता रहे हैं, बाद में इंग्लिश से यूज करेंगे, है ना। S1 का V का प्रत्येक अवयव S1 के सदिशों के एक घात संचय के रूप में व्यक्त है, ये दिखाना होगा। तो नंबर फर्स्ट क्या दिखाते हैं, वेक्टर ऑफ S1 इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, वेक्टर ऑफ S1 इज ए लीनियरली इंडिपेंडेंट, वेक्टर ऑफ S1 इज ए लीनियर LINEAR लीनियरली इंडिपेंडेंट, ठीक है। समझ गए ना, S1 के सदिश रैखिकता स्वतंत्र है, ये दिखाएंगे, ठीक है। तो सिंस FU से V में इज ए आइसोमॉर्फिज्म क्या है, तुल्यकारिता है U से V में F, जब F U से V में क्या है, तुल्यकारिता है, तो इम्प्लाइज F इज 1 ऑन टू एंड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, इम्प्लाइज F U से V में इज 1 ऑन टू एंड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में V का ईच एलिमेंट U के किसी न किसी एलिमेंट से रिलेटेड होगा, देन क्या होगा, F अल्फ़ा इज इक्वल टू होगा बीटा, F अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या होगा, बीटा। कहाँ पे, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर ऑफ S1, ऑफ है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो, इतना लिखने के बाद अब S1 के वेक्टर लीनियर इंडिपेंडेंट दिखाने का तरीका है, जैसे मान लो एक सेट है आपके पास, सुनो
यस बराबर आपके पास सेट है क्या 1 2 3, कहीं इधर लिख ताकि सबको दिखे। S1 बराबर मान लो दिया है A1 A2 A3, ठीक है, या α1 α2 α3 ये एलिमेंट हैं। तो यदि आपको दिखाना है कि S1 के वेक्टर लीनियर इंडिपेंडेंट हैं तो क्या दिखाते हैं, जितने एलिमेंट S1 में हैं उतने हम क्या लें, अदिश। अदिश का मतलब फील्ड के एलिमेंट लें, ठीक है। तो फील्ड यहाँ पे एफ के एलिमेंट को हम अदिश कहते हैं और इसके यस के एलिमेंट को हम क्या कहते हैं, सदिश। तो 3 एलिमेंट इसमें है तो 3 फील्ड के एलिमेंट लें। तो A1 ले लिए, A2 ले लिए, A3 ले लिए, बिलोंगिंग एफ फील्ड के एलिमेंट। अब इस एलिमेंट का गुणनफल शून्य करो, गुणनफल क्या करो, शून्य। तो A1 α1 A2 α2 और A3 α3 बराबर शून्य करें। अब फिर दिखाएं कि A1 बराबर शून्य, A2 बराबर शून्य, A3 बराबर शून्य दिखा दें। जितने अदिश का उपयोग किए हैं सबका मान शून्य दिखा दें, तब कहलाएगा कि S1 के वेक्टर लीनियर इंडिपेंडेंट है। मान लो S1 में 25 एलिमेंट हैं तो 25 अदिश ले लें, अदिश का गुणा सदिश के साथ करें, गुणनफल का योगफल शून्य के बराबर कर दें और उसको सॉल्व करें तो सब अदिश की वैल्यू शून्य आ जाती है। तब यस के सदिश रैखिकता स्वतंत्र कहलाएंगे, यस के सदिश रैखिकता स्वतंत्र कहलाएंगे, ठीक है। तो S1 में एलिमेंट कितने हैं, S1 में कितने एलिमेंट हैं, S1 में ये एलिमेंट है F α1 F α2 डैश डैश F αn, इतने एलिमेंट ना हैं S1 में। तो इनको दिखाना क्या है, इसके वेक्टर लीनियर इंडिपेंडेंट हैं। तो जितने S1 में एलिमेंट हैं उतने स्केलर लो। तो क्या लेंगे हम, A1 A2 A3 डैश डैश an बिलोंगिंग F लेंगे और इनका गुणा इनके साथ करके गुणनफल का योगफल शून्य करेंगे और फिर दिखाएंगे कि सभी A1 A2 an का मान शून्य है, तब कहलाएगा S1 के वेक्टर लीनियर इंडिपेंडेंट। बात समझ में आई, ठीक है। लीनियर इंडिपेंडेंट दिखाने का क्या तरीका है, S1 के वेक्टर को लीनियर इंडिपेंडेंट दिखाना है तो जितने इसमें एलिमेंट हों उतने अदिश ले लो और उन अदिश सदिश का गुणा कर डालो, गुणनफल का योगफल करो, उसको शून्य के बराबर कर दो और फिर सब उसको सॉल्व करो। सॉल्व करने से सब अदिश की वैल्यू शून्य आ जाती है। यदि सब अदिश की वैल्यू क्या आ जाती है, शून्य, तो उस सेट के वेक्टर लीनियर इंडिपेंडेंट कहलाएंगे। उस सदिश से उस सेट के वेक्टर कहलाएंगे रैखिकता स्वतंत्र। और यदि उनमें से किसी एक की वैल्यू शून्य के बराबर नहीं है तो यस के सदिश क्या कहलाएंगे, रैखिकता परतंत्र। क्या कहलाएंगे, लीनियर डिपेंडेंट कहलाएंगे, ठीक है, रैखिकता परतंत्र कहलाएंगे। तो समझ में आई बात है, ठीक है, क्योंकि अभी लास्ट तक चलेगा ये लीनियर इंडिपेंडेंट बेसिस से, ठीक है। तो आप तो क्या करना पड़ेगा हमको, S1 में जितने एलिमेंट थे, S1 का एलिमेंट क्या था, S1 का एलिमेंट लिखे है नहीं, लिखे नहीं है क्या, अभी मिटा दिए है ना। तो देखो यहाँ पे, देखो आगे ऊपर लिखते हैं S1 के एलिमेंट क्या थे। यहाँ पे एलिमेंट थे F α1 F α2 डैश डैश F αn। क्लियरली एलिमेंट इन S1, क्लियरली n एलिमेंट in S1 are different। ये यस के जो एलिमेंट है सब अलग अलग हैं, कोई बराबर नहीं है, रिपीट नहीं है। इफ पॉसिबल let us suppose F alpha I is equal to F alpha j। तो यहाँ पे क्या होगा, अल्फ़ा आई इज इक्वल टू अल्फ़ा जे। रीजन क्यों लिख दोगे, F इज 1 1, F इज 1 1। तो जब 1 1 है तो F अल्फ़ा इज इक्वल टू अल्फ़ा जे आ गया। इसका मतलब यस के दो एलिमेंट बराबर हो गए, जबकि यस में n एलिमेंट भिन्न भिन्न है, जबकि यस में एलिमेंट n क्या है, भिन्न भिन्न। देखो यहाँ ये क्यों दिखाए हैं, ये थोड़ा और समझो। आप लोग भले हाँ बोल दोगे कि समझ में आ गए, पर समझ में आया नहीं है, हम जानते हैं, ठीक है। हम इसको क्यों दिखाना चाहते हैं, यहाँ देखो यस हम लिए थे जिसके एलिमेंट थे अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 और यहाँ पे अल्फ़ा n ये लिए थे ना। जैसे मान लो हम कहते हैं कि यस में एलिमेंट हैं 1 2 3
1 2 3। तो यदि यस के तो इसमें कोई पूछे कितने एलिमेंट हैं तो क्या बोलोगे? 3। कितने क्या बोलोगे? 3 ना, ठीक है, क्योंकि ये तीनों एलिमेंट डिफरेंट हैं। यदि हम यस में ऐसे लिख दें तो नंबर ऑफ यस इज इक्वल टू 3 हो गया, यस में एलिमेंट की संख्या 3। अब यदि मान लो यस बराबर ऐसे आ गया 1 2 2, अब बताओ कितने एलिमेंट हैं यस में? यस में कितने एलिमेंट हैं? 3 एलिमेंट है ना। तो यहाँ पे किसी समुच्चय में रिपीट एलिमेंट की गिनती नहीं होती, रिपीट एलिमेंट 2 ही माना जाएगा। तो यन ऑफ यस बराबर क्या होगा? 2, ठीक है। तो वही हम कहना चाहते हैं कि हम ये माने थे कि डायमेंशन ऑफ यू इज इक्वल टू एन माने हैं। इसका मतलब यस में जो एलिमेंट माने थे अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 डैश डैश अल्फ़ा एन, ये सब डिफरेंट होंगे। एन एलिमेंट क्या होंगे? डिफरेंट। यदि उनमें कोई एलिमेंट रिपीट हो जाता तो उसकी डायमेंशन एन कैसे कहलाएगी? एन से कम हो जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा एन सभी डिफरेंट हैं, ठीक है। तो जब अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 सभी डिफरेंट हैं तो इसमें एफ लगा देंगे तो वे भी डिफरेंट रहेंगे, हम ये कहना चाहते हैं। तो हम ये कहते हैं कि ये सब एलिमेंट डिफरेंट हैं। तो आप कहते नहीं हम नहीं मानते कि डिफरेंट हैं। तो हम कहते हैं कि जब नहीं मानते तो हम आपको ये दिखाते हैं कि 2 एलिमेंट इसके बराबर ले लो अपने से। मान लो एफ अल्फ़ा 1 एफ अल्फ़ा 2 के बराबर है, मान लेते हैं। तो एफ क्या है? एफ क्या है? आइसोमॉर्फिज्म है। तो एफ जब आइसोमॉर्फिज्म है तो एफ 1 1 होगा। अब 1 1 की क्या परिभाषा है कि जब एफ एक्स बराबर एफ वाई हो तो 1 1 की परिभाषा से एक्स बराबर वाई हो जाता है, एक्स बराबर वाई हो जाता है। तो यदि एफ जब आइसोमॉर्फिज्म है तो 1 1 तो अवश्य होगा, ठीक है। तो एफ अल्फ़ा आई इज इक्वल टू एफ अल्फ़ा जे होने पर क्या होगा? अल्फ़ा आई बराबर अल्फ़ा जे हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि एस के 2 एलिमेंट बराबर हो गए। जबकि अल्फ़ा आई अल्फ़ा जे कहाँ के एलिमेंट हैं? जैसे 1 2 लिखे ना हैं, अब डैश डैश लगा है तो रास्ते में क्या आएगा? अल्फ़ा आई भी आएगा, रास्ते में अल्फ़ा जे भी आएगा, कोई क्रम होगा, ठीक है। तो अल्फ़ा आई इसी के एलिमेंट हैं। तो इसके 2 एलिमेंट बराबर हो जाते हैं। तो जबकि इसके एन एलिमेंट डिफरेंट है, ये हमको पता है क्योंकि डायमेंशन ऑफ यू बराबर एन माने हैं। यदि इसके 2 एलिमेंट बराबर हो जाएंगे तो इसकी डायमेंशन एन नहीं रह जाएगी, ठीक है। इसलिए यहाँ पे अल्फ़ा इज इक्वल टू अल्फ़ा जे आ जाता है, अल्फ़ा इज इक्वल टू अल्फ़ा जे आ जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो कि असंभव है, क्योंकि यस के सभी एलिमेंट भिन्न भिन्न हैं, लेकिन यहाँ 2 एलिमेंट बराबर आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो S1 में एन एलिमेंट हैं वे भी बराबर नहीं हैं, डिफरेंट हैं। क्या हैं? डिफरेंट हैं, कोई भी 2 एलिमेंट रिपीट नहीं हैं, ठीक है। तो अब देखो इट मीन्स S1 has n different एलिमेंट्स, ठीक है। अब हम दिखाना चाहते हैं कि इसके वेक्टर लीनियर इंडिपेंडेंस है। तो क्या लिखते हैं? फॉर द वेक्टर ऑफ S1 इज linearly independent there exist A1 A2 dash dash AN belong in F such that A1 A2 AN का अस्तित्व इस प्रकार से है। किस प्रकार से है कि इन अदिश और सदिश का गुणनफल का योगफल शून्य है। A1 IF अल्फ़ा 1 A2 IF अल्फ़ा 2 डैश डैश AN IF अल्फ़ा N इज इक्वल टू शून्य वेक्टर। तो V का आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है? 0 डैश। देखो यहाँ पे A1 अल्फ़ा 1 A2 अल्फ़ा 2 AN अल्फ़ा 1 बराबर 0 डैश मानकर चले। तो हमारा मकसद क्या है कि A1 बराबर 0 दिखा दो, A2 बराबर 0 दिखा दो, AN बराबर 0 दिखा दो, तभी ना कहलाएगा S1 के वेक्टर लीनियर इंडिपेंडेंट, ठीक है। S1 में जितने एलिमेंट हों उतने हम अदिश ले लें और गुणनफल का योगफल 0 के बराबर करें तो सब अदिशों की वैल्यू क्या आ जाए? 0 के बराबर। सब अदिशों की वैल्यू क्या आ जाए? 0 के बराबर।
तब यस के वेक्टर क्या कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे, लीनियर इंडिपेंडेंट। और यदि a1 a2 a3 डैश डैश an में से कोई एक भी शून्य के बराबर नहीं रहेगा तो यस के सदिश क्या कहलाएंगे, रैखिकतः परतंत्र। क्या कहलाएंगे, रैखिकतः परतंत्र। स्वतंत्र कब कहलाएंगे, जब सब की वैल्यू शून्य हो, इसकी वैल्यू हो, ये सब की वैल्यू शून्य हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं, एफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है कि नहीं है, है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो जब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो ए आई एफ है अल्फ़ा 1 और बी आई एफ अल्फ़ा 2 होने पर क्या लिख दोगे, एफ इंटू ए अल्फ़ा 1 और बी अल्फ़ा 2 लिख दोगे। एफ के यदि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो इसके स्थान पे ये लिखा जा सकता है और इसके स्थान पे ये लिखा जा सकता है। ठीक है, तो एफ के बारे में तो आपको पहले से पता है कि एफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो इसके स्थान पे क्या लिखा जा सकता है, एफ लिखोगे a1 अल्फ़ा 1 a2 अल्फ़ा 2 डैश डैश क्या an अल्फ़ा n इज इक्वल टू 0 डैश। रीजन क्या लिखोगे, एफ यू से भी में इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को ऐसे लिख देते हैं एल और टी, क्या लिख देते हैं, इसका मतलब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, अब ये जानते हो कि 0 डैश बराबर क्या होता है, एफ 0, थ्योरम प्रूफ किए हैं ना, 0 डैश बराबर एफ 0। तो जहाँ 0 डैश है वहाँ क्या लिख देंगे, तो a1 अल्फ़ा 1 a2 अल्फ़ा 2 डैश डैश क्या होगा, an अल्फ़ा n इज इक्वल टू एफ 0 लिख सकते हैं, एफ 0 लिख सकते हैं। और एफ के बारे में आपको पता ना है कि एफ क्या है, आइसोमॉर्फिज्म है। तो एफ क्या यू से भी में आइसोमॉर्फिज्म है, तो जब आइसोमॉर्फिज्म है तो वह 1 1 अवश्य होगा। तो ये जानते हो कि जब एफ एस बराबर एफ वाई रहता है तो 1 1 होने की वजह से एस बराबर वाई हो जाता है, एस बराबर वाई हो जाता है। तो यहाँ एस का काम कौन कर रहा है, ये पूरा, और ये वाई का काम कर रहा है। तो यहाँ एफ एस बराबर एफ वाई, तो एस बराबर वाई, यही ना। तो एस का काम ये कर रहा है और वाई का काम 0 कर रहा है। ठीक है, तो दोनों का प्रतिबिंब बराबर होने पर बिंब भी बराबर होते हैं। ठीक है, जब एफ एस बराबर एफ वाई तो एफ हटा ना देते हैं दोनों साइड का, तो एस बराबर वाई तो रीजन क्या लिखते हैं, एफ इज 1 1। तो यहाँ पे क्या है, दोनों साइड में एफ लगा है ना, तो एफ हटा दोगे तो क्या कह देंगे, रीजन एफ इज 1 1, इसलिए हटा दिए। ठीक है, क्योंकि एफ एस बराबर एफ वाई होने पर एस बराबर वाई जब लिखते हैं तो कहते हैं एफ क्या है 1 1। तो एफ 1 1 पहले से पता है, कैसे पता है कि यू और वी को आइसोमॉर्फिक मानकर चले हैं ना। तो आइसोमॉर्फिक मानकर चले हैं तो यू से वी के बीच में जो मैपिंग एफ है वो क्या होगी, आइसोमॉर्फिज्म टाइप की होगी। और जब आइसोमॉर्फिज्म टाइप की होगी तो 1 1 होगी, ऑन 2 होगी और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगी। ठीक है, तो यहाँ क्या लिख देंगे अब, a1 अल्फ़ा 1 a2 अल्फ़ा 2 प्लस डैश डैश an अल्फ़ा n इज इक्वल टू 0। ठीक है, रीजन क्या लिखोगे, रीजन लिखोगे एफ इज 1 1, एफ इज 1 1। ठीक है, अब यहाँ पे जानते हो कि अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा n किसके एलिमेंट हैं, अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा n किसके एलिमेंट हैं, यस के। और यस क्या है, यू का बेसिस है, पहले से पता है, यू का बेसिस है ना। तो जब बेसिस है तो दो कंडीशन को फॉलो बस करता होगा, यस के वेक्टर लीनियर इंडिपेंडेंट्स रहे होंगे और यू का हर एक एलिमेंट यस के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखा जा सकता रहा होगा। ठीक है, तो जब अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा n यस यू के बेसिस से यस के एलिमेंट हैं, तो यहाँ पे आदिश और सदिश के गुणनफल का योगफल शून्य तभी होगा जब सब आदिशों का मान शून्य हो। ठीक है, इसका मतलब a1 बराबर 0, a2 बराबर 0, an बराबर 0। तो जो हम s1 वेक्टर के लिए आदिश का उपयोग किए थे उन सबको दिखा दिए कि शून्य के बराबर है। इसका मतलब s1 के वेक्टर क्या है, लीनियर इंडिपेंडेंट है। क्या है, लीनियर इंडिपेंडेंट। तो यहाँ क्या दिखाएंगे, a1 बराबर 0, a2 बराबर 0, an बराबर 0। क्यों लिख दिए, क्योंकि अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा n यू के बेसिस के वेक्टर हैं, इसलिए लीनियर इंडिपेंडेंट होंगे। ठीक है, सिंस अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 और अल्फ़ा n आर एलिमेंट ऑफ S1, आर एलिमेंट ऑफ S and S is
यस इज बेसिस ऑफ यू, सो वेक्टर्स ऑफ यस इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो यहाँ पे A1 बराबर 0, A2 बराबर 0, AN बराबर 0 का ये रीजन है। A1 बराबर 0, A2 बराबर 0, A3 बराबर 0 का रीजन ये दिया गया। ठीक है ना? अब देखो आगे, इसका मतलब ये S1 के वेक्टर लीनियर इंडिपेंडेंस हो गए, प्रूव हो गया। 10 वेक्टर ऑफ S1, 10 वेक्टर्स ऑफ S1 इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है, अर्थात S1 के सदिश रैखिकता स्वतंत्र हैं। क्या लिखेंगे? S1 के सदिश रैखिकता स्वतंत्र हैं। ठीक है, अब क्या दिखाएंगे आप? दूसरा ये दिखाना होगा कि V इज इक्वल टू लीनियर स्पान ऑफ S1। क्या दिखाना पड़ेगा? V का हर एक अवयव S1 के सदिशों के घात संचय के रूप में व्यक्त है। क्या दिखाना पड़ेगा? V का हर एक अवयव S1 के सदिशों के घात संचय के रूप में व्यक्त है। अर्थात V का प्रत्येक अवयव S1 के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट है। ठीक है, V का प्रत्येक अवयव S1 के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट है। ये दिखाना आपका गोल है। ठीक है, तो कोई V का कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट मानते हैं तो लेट बीटा अब बी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट स्वेच्छ अवयव। प्योर इंग्लिश ना लिखें, हिंदी मिक्स लिखें, आपको दिक्कत जाती है? नहीं जाती है? तो लेट बीटा बी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट, आर्बिट्रेरी TRARY आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ V। मान लेते हैं कि V क्या है? V का कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट है, बीटा है। V का कोई स्वेच्छ अवयव है। क्या लिखेंगे इसको हिंदी में? V का कोई स्वेच्छ अवयव बीटा है। V का कोई स्वेच्छ अवयव क्या है? आर्बिट्रेरी का मतलब होता है स्वेच्छ अवयव। अब देखो, तो जब बीटा V का कोई स्वेच्छ अवयव है, ठीक है, तो ये तो आपको पहले से पता है। U से अब V के बीच में मैपिंग F क्या है? आइसोमॉर्फिज्म। क्या है? आइसोमॉर्फिज्म। ठीक है, तो जब आइसोमॉर्फिज्म है तो 1 1 1 2 और होमोमॉर्फिज्म रहा होगा। तब V का हर एक एलिमेंट ना संबंधित होगा U के किसी न किसी एलिमेंट से। देखो, हम V का कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट माने हैं क्या? बीटा। अब ये पता है कि U से V के बीच में मैपिंग F क्या है? आइसोमॉर्फिज्म है। तो जब मैपिंग F आइसोमॉर्फिज्म है तो ये मैपिंग क्या होगी? 1 1 भी होगी, ऑनटू भी होगी और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगी। तो ऑनटू होने की वजह से V का हर एक अवयव संबंधित होगा U के किसी न किसी अवयव से। तो जब V का हर एक अवयव संबंधित होगा U के किसी न किसी अवयव से, तो बीटा भी न संबंधित रहा होगा किसी न किसी अवयव से। तो मान लेते हैं बीटा U के एलिमेंट अल्फा संबंधित था, अर्थात अल्फा में F लगाएं तो बीटा आया। ठीक है, क्योंकि ऑनटू है तो V का हर एक अवयव संबंधित होगा U के किसी न किसी अवयव से। हम V का कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिए हैं बीटा, तो बीटा भी U के किसी एलिमेंट से संबंधित रहा होगा। तो मान लेते हैं कि वह अल्फा एलिमेंट से संबंधित था। किस एलिमेंट से संबंधित था? अल्फा एलिमेंट से संबंधित था। तो ठीक है, तो माना F अल्फा बराबर बीटा। क्या मान लिए? अल्फा था U में जिसमें F लगाए तो बीटा आया। क्योंकि F ऑनटू है
तो निश्चित रूप से कोडोमेन का हर एक अवयव डोमेन के किसी न किसी अवयव से संबंधित होगा। ठीक है, तो जब बीटा भी का कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट माने हैं और ये पता है कि एफ यू से भी में क्या है, आइसोमॉर्फिज्म है, तो ऐसी कंडीशन में एफ क्या होगा, 1 1 भी होगा, ऑन-टू भी होगा और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी होगा। तो ऑन-टू होने की वजह से, आच्छादक होने की वजह से भी का हर एक अवयव संबंधित होगा यू के किसी न किसी अवयव से। तो भी का स्वेच्छ अवयव बीटा माने हैं, तो बीटा भी यू के किसी न किसी अवयव से संबंधित रहा होगा। मान लेते हैं कि यू के अवयव अल्फा से संबंधित था। ठीक है, बीटा यू के अवयव अल्फा से संबंधित था। ठीक है, तो अल्फा किसका एलिमेंट होगा, यू का। तो जब अल्फा यू का एलिमेंट है और यू का बेसिस क्या है, यस है, और यस के एलिमेंट क्या है, अल्फा 1 अल्फा 2 डैश डैश अल्फा n, तो अल्फा व्यक्त होगा यस के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में। तो अल्फा का असली रूप क्या होगा, a1 अल्फा 1 प्लस a2 अल्फा 2 प्लस डैश डैश an अल्फा n। ठीक है, क्योंकि अल्फा है एलिमेंट यू का और यू का बेसिस है यस, और यस के एलिमेंट हैं अल्फा 1 अल्फा 2 डैश डैश अल्फा n। तो अल्फा व्यक्त होगा यू के बेसिस के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में, अर्थात अल्फा को हम लिख सकेंगे क्या, a1 अल्फा 1 प्लस a2 अल्फा 2 प्लस डैश डैश an अल्फा n लिख सकते हैं। तो अल्फा को हम लिख सकेंगे, ये लिख देंगे a1 अल्फा 1 a2 अल्फा 2 डैश डैश क्या लिख दें, an अल्फा n इज इक्वल टू बीटा। नहीं समझ में आई बात, कहाँ आई समझ में। हम भी का कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट बीटा लिए, ठीक है, और ये पता है कि यू से भी में एफ क्या है, आइसोमॉर्फिज्म है, तो निश्चित रूप से एफ क्या होगा, 1 1 भी होगा, ऑन-टू भी होगा और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो ऑन-टू होने की वजह से भी का हर एक अवयव संबंधित होगा यू के किसी न किसी अवयव से। तो हम भी का कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट बीटा लिए हैं, तो बीटा भी संबंधित रहा होगा यू के किसी न किसी अवयव से। तो मान लेते हैं वो अल्फा है, वह अवयव अल्फा है जिससे संबंधित है बीटा। तो अल्फा में एफ लगाए तो बीटा प्राप्त हो रहा है। और अल्फा किसका एलिमेंट है, यू का, और यू का बेसिस क्या है, यस है, और यस के एलिमेंट क्या है, अल्फा 1 अल्फा 2 डैश डैश अल्फा n। तो यू का हर एक अवयव व्यक्त किसके रूप में होगा, यस के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में। इसलिए अल्फा को लिख देंगे a1 अल्फा 1 प्लस a2 अल्फा 2 प्लस डैश डैश an अल्फा n। ठीक है, नहीं समझ पा रहे हो, भले नहीं समझ पा, समझ में आएगा ही। अरे ये जानते हो, यदि आप ये सिद्ध कर दिए कि अल्फ़ा पाकिस्तान का है तो निश्चित रूप से मुस्लिम होगा वे। ठीक है, मान कर चलते हैं कि सब मुस्लिम है पाकिस्तान में। ठीक है, यदि अल्फ़ा को सिद्ध कर दिए कहाँ का है, पाकिस्तान का, तो ये दिखाओगे कि निश्चित रूप से मुस्लिम होगा। ठीक है, तो अल्फ़ा किसका एलिमेंट है, पाकिस्तान वाले भी देखते होंगे वीडियो, देखते हैं 18%। तो ऐसा एग्जाम्पल नहीं देना चाहिए क्या। तो देखो हाँ, पिछले महीने देखे थे 8% मेरा वीडियो, 9% 91% इंडिया देखे थे, लिखा रहता है उसमें, पता रहता है। ठीक है, तो यहाँ मान लो अल्फ़ा ले लेते हैं, किसका एलिमेंट अल्फ़ा, ये बताए, बहुत सीधी सी बात है, ये कन्फर्म पता है कि ए और बी है समुच्चय, है ना। तो ये प्रकार की स्थिति है। जैसे मान लो ये क्या है, अल्फ़ा 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 बीटा अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3, है ना। ये होगा बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3। तो जब ये पता है कि एफ ए से बी के बीच में मैपिंग एफ क्या है, ऑन-टू है, तो ऑन-टू का मतलब ये होता है कि इसका हर एक अवयव संबंधित है, कोई अवयव बचा नहीं है। कोई अवयव बच गया तो क्या होगा, अंतःक्षेपी कहलाएगा, इनटू मैपिंग कहलाएगा, ऑन-टू नहीं कहलाएगा। तो ये कन्फर्म पता है आपको कि मैपिंग एफ क्या है, आइसोमॉर्फिज्म है। तो आइसोमॉर्फिज्म तभी होता है जब ऑन-टू होता है, आइसोमॉर्फिज्म तभी होता है जब ऑन-टू होता है। तो ऑन-टू अवश्य होगा। तब भी का हम कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट क्या लिए, बीटा, भी का कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट क्या लिए, बीटा। तो जब बीटा लिए तब भी का हर एक एलिमेंट संबंधित है यू के किसी न किसी अवयव से। तो मान लेते हैं कि कोई ना कोई एलिमेंट यू में तो रहा होगा ना, जिसमें एफ लगाए रहे होंगे तब भी का एलिमेंट आएगा। ठीक है, तो मान लेते हैं कि यू बीटा के संगत यू में एलिमेंट अल्फ़ा था जिसमें एफ लगाए तो बीटा आया। ठीक है, अब देखो जो अल्फ़ा को हम ये क्यों लिख दिए, क्योंकि ये पता ना है आपको कि यू का बेसिस हम यस माने हैं। यू का बेसिस क्या माने हैं, सुनो अच्छे से,
यू का बेसिस माने है यस, इसके एलिमेंट हैं अल्फा 1 अल्फा 2 डैश डैश अल्फा n। तो जब ये बेसिस है तो बेसिस की परिभाषा क्या है? यू का हर एक अवयव व्यक्त होगा यस के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में। यदि मान लो यू का एलिमेंट कोई अल्फा है तो अल्फा किस रूप में लिखा जाएगा? a1 अल्फा 1 a2 अल्फा 2 डैश डैश an अल्फा n टाइप का। मान लो यू का कोई एलिमेंट क्या है? अल्फा डैश है तो ये भी लिखा जाएगा b1 अल्फा 1 b2 अल्फा 2 डैश डैश bn अल्फा n। यदि यू का कोई एलिमेंट अल्फा डबल डैश है तो उसमें भी लिखा जाएगा क्या? c1 अल्फा 1 c2 अल्फा 2 डैश डैश cn अल्फा n। क्यों? क्योंकि यू का हर एक एलिमेंट यस के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखा जा सकेगा यदि बेसिस है तो, ठीक है ना। तो यस क्या है? बेसिस है यू का, तो यू का हर एक एलिमेंट लिखा जा सकेगा यस के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में, ठीक है। तो जब ये अल्फा किसका एलिमेंट है? अल्फा एलिमेंट है यू का, और यू का बेसिस क्या है? यस। तो यहाँ पे यू का हर एक अवयव लिखा जा सकेगा यस के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में। तो यही लिख दिया गया a1 अल्फा 1 a2 अल्फा 2 an अल्फा n अल्फा के स्थान पर, ठीक है। चलो देखो, आप लोगों की समझ में नहीं आया तो किसी न किसी के तो आएगा ही, ठीक है। हाँ हाँ ठीक है, आप तो बड़ा हिम्मत जुटा लिए यहाँ थर्ड चैप्टर पढ़ने की, नहीं तो फर्स्ट पढ़े बिना थर्ड कहाँ पढ़ते हैं लोग, ठीक है। पर हम समझाने की उसी प्रकार कोशिश कर रहे हैं कि आपको 1% भी डाउट ना आए, कि समझ में ना आए। हम बोल सब रहे हैं, भले आपको पीछे न पढ़ने की वजह से समझने में टाइम लग रहा हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एफ भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी ना है, एफ क्या है? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम? इसको लिख सकते हैं a1 एफ अल्फा 1 a2 एफ अल्फा 2 डैश डैश an एफ अल्फा n इज इक्वल टू बीटा, ठीक है। अब यहाँ पे बीटा व्यक्त हो गया, देखो a1 एफ अल्फा 1 a2 एफ अल्फा 2 डैश डैश an एफ अल्फा n। देख लो अब S1 के सदिश क्या थे यहाँ पे? S1 के सदिश यही ना थे, एफ अल्फा 1 एफ अल्फा 2 डैश डैश एफ अल्फा n। तो जो हम बीटा एलिमेंट लिए भी का तो व्यक्त तो हो गया इसके सदिश के एक घात संचय के रूप में। ये सभी एलिमेंट किसके एलिमेंट हैं? S1 के ना हैं। तो जो बीटा एलिमेंट हम लिए थे भी का वे व्यक्त हो गया S1 के वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन। बीटा आर्बिट्रेरी एलिमेंट जो लिए थे वे व्यक्त हो गया इन एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में। ये एलिमेंट हैं S1 के, ठीक है। इसका मतलब जब बीटा का भी का कोई स्वेच्छ अवयव S1 के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में व्यक्त हो गया, इसका मतलब है भी का हर एक अवयव S1 के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट होगा। जब स्वेच्छ अवयव ना होगा, खिचड़ी के दाना वाला बताए थे, ठीक है, कि एक दाना चेक करते हैं पकी है तो पूरी खिचड़ी पकी है। इसका हम कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिए और आर्बिट्रेरी एलिमेंट को दिखा दिए कि S1 के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में ये लिखा जा सकता है। तो यदि हम बीटा 1 भी लिए होते तो वे भी व्यक्त होता, बीटा 2 लिए होते तो वह भी व्यक्त होगा, बीटा 3 लिए होते तो वे भी S1 के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में व्यक्त होगा। तो जब स्वेच्छ अवयव व्यक्त हो गया S1 के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में, इसका अर्थ ये हुआ कि भी का हर एक एलिमेंट व्यक्त होगा S1 के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में। जब भी का हर एक एलिमेंट व्यक्त होगा S1 के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में, तब भी बराबर क्या लिख देते हैं? लीनियर स्पान ऑफ S1। इसका मतलब भी का जन्म S1 से हो रहा है, भी का जन्म S1 से, भी जनरेटेड बाय लीनियर स्पान ऑफ S। तो ये S1 दोनों कंडीशन को फॉलो कर दिया, ठीक है। पहली कंडीशन उसके वेक्टर लीनियर इंडिपेंडेंट है, ये भी फॉलो कर दिया, और भी का हर एक अवयव S1 के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में व्यक्त है, ये भी फॉलो कर दिया। तो जब S1 बेसिस की दोनों कंडीशन को फॉलो कर दिया तो S1 क्या हो गया? भी का बेसिस। S1 क्या हो गया? भी का बेसिस। तो S1 में एलिमेंट की संख्या भी की डायमेंशन कहलाएगी। तो S1 में कितने एलिमेंट हैं? n। तो भी की डायमेंशन भी n हो गई। हम u की डायमेंशन n मानकर ही चले थे, तो दोनों की डायमेंशन सेम नहीं हो गई। तो इम्प्लाइज क्या लिखोगे? S1 इज बेसिस ऑफ भी, ठीक है। तो डायमेंशन ऑफ भी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट
नंबर ऑफ एलिमेंट इन S1, तो डायमेंशन ऑफ V इज इक्वल टू क्या हुआ n, वाइल जबकि डायमेंशन ऑफ U इज इक्वल टू क्या था n, तो इम्प्लाइज क्या मिल गया आपको, डायमेंशन ऑफ U इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ V, यही तो प्रूव करना था। हेंस कंडीशन इज आल्सो सफिशिएंट, हेंस कंडीशन इज आल्सो सफिशिएंट, हेंस कंडीशन इज आल्सो सफिशिएंट। हेंस कंडीशन इज आल्सो सफिशिएंट, हेंस कंडीशन इज आल्सो सफिशिएंट। ठीक है, तो हम क्या मान कर चले, ये मान कर चले कि U और V के बीच में आइसोमॉर्फिज्म मैपिंग है, तो दिखा दिए कि दोनों की डायमेंशन सेम है, दोनों की डायमेंशन सेम है। जबकि नेसेसरी कंडीशन में क्या लेकर चले थे, दोनों की डायमेंशन सेम लेकर चले थे, तो ये दिखाए थे कि U और V के बीच में आइसोमॉर्फिज्म मैपिंग है। और सफिशिएंट कंडीशन में U और V के बीच में आइसोमॉर्फिज्म मैपिंग लेकर चले तो सिद्ध कर दिए कि दोनों की डायमेंशन सेम है। ठीक है, तो दो वेक्टर स्पेस U और V आइसोमॉर्फिक होते हैं कब, यदि और केवल यदि उनकी डायमेंशन सेम हो, यदि और केवल यदि उनकी डायमेंशन क्या हो, सेम हो, तो दोनों क्या होते हैं, दोनों क्या होते हैं, आइसोमॉर्फिक होते हैं दोनों वेक्टर स्पेस। ठीक है, ये थ्योरम कंप्लीट होती है। कल अगली थ्योरम बताएंगे, कल एक और थ्योरम है, वो भी इम्पॉर्टेंट है। नहीं, हम भी पढ़ते हैं ना, वैसे पश्चिमी की मैथ थोड़ी है कि आँख मींचते चले जाते हैं वैसे।